अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है सेकंड ईयर के लिए स्पेशली, तो आई हैव जस्ट फ्यू थिंग्स टू से राइट नाउ। कि पहला तो ये है कि अपना पैथो, फार्मा और माइक्रो का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं चेंज करना है। अगर आप जीआरजी से पढ़ते हैं इन केस तो आपको जीआरजी पे ही स्टिक करना है। अगर आपने केडीटी पढ़ी तो केडीटी पे स्टिक करें और शानबाग पे स्टिक करें अगर आपने उससे पढ़ा है तो। बेस्ट ये है कि मेरे हिसाब से जो कंटेंट मेरे को अच्छा लगता था, अगर हमको लिखना है थ्योरी पेपर तो मेरे को शानबाग का इनफ लगता था, तो मैं शानबाग से पढ़ा था। तो आपको एक ही सोर्स पे स्टिक करना है। फॉर माइक्रो उसमें अपूर्व शास्त्री वही पढ़ा है तो वही पढ़ना है। देन कम्स पैथो, उसमें भी सेम मैंने रामदास से पढ़ा था, आपने रॉबिन से पढ़ा हो या हर्षमोहन से पढ़ा हो वो आपकी चॉइस है। आपने जो अभी तक पढ़ा आपको उसी को ही रिवाइज करना है, आपको नई चीज़ें नहीं पढ़नी। अगर कोई मेजर टॉपिक रह रहा है, बाई चांस इन केस ऐसा हो गया है कि कोई मेजर टॉपिक रह गया है, नहीं हो पाया हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप उसके क्रक्स को बस समझ लीजिए कि वो चीज़ क्या है और उसको अभी पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम में अगर 10 दिन है, 20 दिन है, 30 दिन है तो इट्स फाइन। लेकिन अगर एग्ज़ाम में 5-6 दिन है तो अभी आप छोड़ दीजिए बस। ऊपर से नज़रें जब जब अगर अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा है ना तो उस पर नज़रें घुमा दीजिए, वरना अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो लीव इट। कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है और देर आर वेरी 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 लेस चांसेस, तो उसको आप अभी के लिए स्किप कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया चाहिए तो आप आइडिया ज़रूर ले सकते हैं। आई वॉन्ट से कि बिल्कुल ही मत देखो, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक रह रहा है तो उसको स्किप भी मत करो। इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट करो। अगर कोई ऐसा टॉपिक है थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन रह रहा है, अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, तो जस्ट गिव इट अ रीड एकदम ऊपर से कि भाई है क्या, होता क्या। अगर आ गया तो बना के भी लिखना होगा, तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए ना कि स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। अगर हम फार्मा की बात कर रहे हैं तो फार्मा में हमको, जैसे मेरे पास शानबाग थी, शानबाग जो मैंने अंडरलाइन कर रखा था, मैंने सिर्फ अंडरलाइन चीज़ों को ही पढ़ा। उसमें क्या क्लासिफिकेशन के लिए मेन फोकस मेरा ये था कि मैं एटलीस्ट क्लासेस याद कर लूँ कि अगर ब्रोंकियल एज़मा आया तो उसकी क्लासेस मेरे को पता हो। उसके एग्जांपल में ट्राई करना है कि दो एग्जांपल्स याद हो। ब्रोंकियल एज़मा हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको इतनी बार पढ़ा है ना वो आपको याद हो गए होंगे, लेकिन जो टॉपिक अभी ये तक याद नहीं हो पाया उनमें आपको करना है, आपको क्लासेस के नाम अच्छे से याद करने हैं। अगर आपको क्लास का नाम याद होगा ना तो उससे क्या चीज़ होगी, आपको उससे याद रह, देयर आर चांसेस कि आपको क्लास का नाम याद है कि दिस इनहिबिटर, तो आपको पता है कि ये इसको इनहिबिट करता है, तो आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बना के लिख पाएंगे। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट वो क्लासेस के नाम याद रखिए, एक मेटाबॉलिक जो भी साइकिल हो वो याद करिए, तो क्लास का नाम है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये इनहिबिट करता है, ये इसको बढ़ाता है, इसको कम करता है। तो यू हैव अ रफ आइडिया एंड यू कैन राइट अ वेरी गुड प्रैक्टिकल कॉपी, बिलीव मी। फार्मा में इतना ही करना है, आपको हेडिंग्स पे ज़रूर लिखना है कि कोई भी चीज़ पे उसका इंट्रोडक्शन देना। अगर क्वेश्चन इंडिविजुअली नहीं पूछ रहा है तो आपको कैसे उसको फ्रेम करना है, पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपको क्लासिफिकेशन, अगर वो पूछे क्लासिफिकेशन लिखना है, फिर अगर पॉसिबल है तो जो मेन क्लासेस एटलीस्ट उनको आप डिस्क्राइब कर दीजिए कुछ कुछ पॉइंट्स में। अगर बहुत लंबा क्वेश्चन 10 मार्क्स 15 मार्क्स किसी के में थ्योरी पेपर में भी 20 मार्क्स का आया हो, जो बहुत रेयर होता है, हमारे में तो 10 मार्क्स के आते हैं, तो आपको इसको अच्छे से डिफाइन करना है हर क्लास को। ठीक है, देन उसके बाद उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है क्लास में और उसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ठीक है, अगर आपने एक बार ये लिख दिया उसके बाद आपको लिखना है कि इसका इंटरेक्शन क्या होता है। अगर कोई ड्रग का इंटरेक्शन है स्पेसिफिक तो आपको इंटरेक्शन भी लिखना है। अगर शॉर्ट नोट पे आया किसी ड्रग के बारे में तो आपको यही लिखना होता है इंटरेक्शन। लेकिन लॉन्ग में आया तो आप जितना इन्फॉर्मेटिव चीज़ें घुसा सकते हैं उतना घुसाइए, लेकिन वहाँ पे कीचड़ नहीं करना है। आपको हेडिंग्स बहुत क्लियर लिखनी है कि हाँ ये हेडिंग, ये हेडिंग, ये हेडिंग। आपने हेडिंग्स पे फोकस करना है। अभी आपको पैराग्राफ्स नहीं फॉर्म करने, हेडिंग लिखेंगे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि जितनी भी मार्किंग होती है ना एग्ज़ाम्स की, इंटरनल्स एग्जाम्स की या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम की, उनमें क्या होता है वो मार्किंग डिवाइड कर देते हैं कि अगर बच्चे ने ये चीज़ लिखी तो 2 मार्क्स मिलेंगे, ये चीज़ नहीं लिखी तो 1 मार्क कटेगा। तो आपको वो चीज़ अच्छे से लिखना है कि आपको हेडिंग सारी कवर करनी है। ठीक है, तो फार्मा में तो ये है कि आपको क्लास, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगर उसका इंटरेक्शन है इंटरेक्शन लिखना है, उसका फार्माकोकाइनेटिक डायनेमिक सभी लिखना है। ठीक है, अगर माइक्रो की बात करें तो माइक्रो में हमको पहले हेडिंग लिखनी है। उसके एपिडेमियोलॉजी पे इतना फोकस नहीं करना, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक है कि हाँ ये यहीं पे ज़्यादा एंडेमिक फॉर्म में पाया जाता है, पेंडेमिक फॉर्म में पाया गया था, तो आपको वो लिखना है। ठीक है, उसके अलावा हमने इंट्रो लिखा, उसके एग्जाम्पल्स अगर हैं तो एग्जाम्पल्स लिखने हैं, पूरा हमने एपिडेमियोलॉजी लिखनी। फिर उसके बाद हमने लिखना है उसके क्या बोलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं वो लिखना है। उसके बाद माइक्रोलॉजी में क्या, माइक्रोबायोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा, वो है लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस सबके अच्छे से याद करनी है। अच्छा, अपूर्व शास्त्री में एक पिंक कलर का बॉक्स दिया होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म के एंड में दिया होता है, हर एक डिजीज़ के एंड में दिया होता है उसकी लैब डी।
तो अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इट इज़ मोर देन इनफ कि आप सिर्फ उस बॉक्स को अच्छे से याद करें। इट्स मोर देन इनफ, बिलीव मी। उस बॉक्स को अच्छे से पढ़िए और थोड़ा सा रिवाइज करिए। उस बॉक्स को जितनी बार देखेंगे उतनी बार देर आर चांसेस, हाई चांसेस कि आप एग्जाम में अच्छे से लिख के आ पाएंगे लैब डी, क्योंकि लैब डी खुद में शॉर्ट नोट बनता है। अगर स्पेसिफिक बैक्टीरिया है या फिर वायरस है या कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी लैब डी खुद में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। देन यू नीड टू फोकस ऑन दैट बॉक्स ओनली। आपको पूरा थ्योरी नहीं पढ़ना है, आपको फालतू की थ्योरी पर भी फोकस नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई प्रोफाइलैक्सिस है जैसे रेबीज़ की होती है, तो आपको वो भी लिखना है, ठीक है। डेंगू में बात करेंगे तो डेंगू में रहता है कि उसमें स्टेजेस रहती है, तो आपको स्टेजेस लिखना है। तो अगर किसी एक बीमारी में स्टेजेस हैं, जैसे प्रोड्रोमल स्टेज है, जो भी स्टेज होती है, तो आपको वो स्टेजेस भी लिखनी है। और मेन चीज़ क्या है ना, अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट, तो जो आपने देखा होगा कुछ बोल्ड लेटर में चीज़ें लिखी होती हैं और कुछ नॉर्मल लेटर में, कुछ इटैलिक में। तो ये जो बोल्ड लेटर और इटैलिक लेटर की चीज़ें होती हैं ना, उन पर हमको फोकस करना है। यानी कि अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है या कोई बीमारी है, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अभी हम, आपको उस बोल्ड लेटर को अपने दिमाग में छाप लेना है कि ये बोल्ड लेटर में ये कॉप्लिक स्पॉट लिखा है तो इसमें था। अगर हम बात करेंगे मीजल्स वगैरह की, तो मेरे को ढंग से याद नहीं है, लेकिन एक स्पॉट उसमें भी शायद होता है, मे बी आई कुड बी रॉन्ग। तो वो चीज़ ना अपने को याद रखनी है कि हाँ यहाँ पे ये बक्कल मुकोसा पे ये था, याद रखना है, ठीक है। पैथो की अगर हम बात करेंगे तो पैथो में कुछ नहीं करना है। पैथो में भी सेम चीज़, आपको हेडिंग्स पे फोकस करना है, इंट्रो लिखना है, फिर उसकी इसमें पैथो इज़ ऑल अबाउट पैथोजेनेसिस, तो पैथोजेनेसिस पे अच्छे से फोकस करना है और हिस्टोलॉजी पे करना है। हिस्टोलॉजी हर चीज़ की इंपॉर्टेंट इतनी है, लेकिन एटलीस्ट आपको 3 पॉइंट या 2 पॉइंट तो पता होने चाहिए। एटलीस्ट आपको दिखेगा कि अगर आप हिस्टोपैथोलॉजिकली देख रहे हैं तो स्टेनिंग करें तो किससे करें, आपको इतना बेसिक तो पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब में ना, अगर मैं मतलब एक ट्रिक दे रही हूँ कि अगर आपको स्कोर नहीं समझ में आ रहा है कि हाउ टू स्कोर, ये टॉपिक नहीं पता, तो अगर आपने वो टॉपिक पैथो से पढ़ा है, माइक्रो से पढ़ा है, फार्मा का पढ़ा है, अगर ड्रग्स ज़्यादा नहीं लिखनी है, तो आप थोड़ा बहुत देर बहुत कम आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं आप उस चीज़ को बढ़ाने के लिए। आप कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये लास्ट में अपनाना, ये नहीं कि अभी एक चीज़। तो है जो हेडिंग्स है मैंने निकाल के रख दिया लिख के, तो उसमें देखो पहले हम लिखेंगे पैथोलॉजी, स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, फिर हम लिखेंगे उसमें ईटियोलॉजी। देखो इंट्रोडक्शन फर्स्ट, जिसको हम हेडिंग नहीं मान रहे, ठीक है, या फिर मांग लेते, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ईटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस के बाद हम लिखेंगे उसकी मॉर्फोलॉजी, ग्रॉस, यानी कि ग्रॉस वो कैसा दिखता है वो। उसके बाद हम लिखेंगे क्लिनिकल फीचर, उस बीमारी से या उस चीज़ से क्लिनिकल फीचर क्या आ रहे हैं वो। फिर डायग्नोसिस कैसे करेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम उसकी प्रोग्नोसिस। इसके अलावा हम अलॉन्ग विद हम इसमें लिखेंगे उसके हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको एटलीस्ट 3 फाइंडिंग लिखनी है फॉर लॉन्ग टॉपिक। छोटा टॉपिक है तो एटलीस्ट 2 आपको मेन चीज़ें पता होनी चाहिए, और स्टेन का नाम अगर स्पेसिफिक है तो, क्योंकि वो MCQ में भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे